चलो भाई शुरू करते हैं। भाई ना पढ़े हमारा गेम, हम बेवकूफ़ हैं, हम तो ऐसे कर रहे हैं, हम तो चाह रहे हैं कोई ना देखे, है ना? कोई ना देखे। हाँ, अरे जिसको देखना है देखेगा, जिससे नहीं बेल्ला बैठा होगा तो टाइम पास करेगा, कुछ तो सुनाई देगा उसे। चलो भाई आगे। और अगर ये रिकॉर्डिंग में ऑडियो की दिक्कत हुई तो ऊपर मैं सॉल्व कर दूंगा और बस चलेंगे अपना देखिए। नाउ नेपोलियन कोड, अच्छा फिर हुआ क्या? बेसिकली सच्चाई ये है कि फ्रांस जो है नेपोलियन के आने की वजह से बड़ा खुश हुआ। क्यों? क्योंकि उसने वो रिफॉर्म्स लेकर आया, ऐसे रिफॉर्म्स लेके आया जिसने शायद फ्रांस को बदल दिया। अब उसको कहा जाता है नेपोलियन कोड ऑफ 1804। क्या कहा जाता है? नेपोलियन कोड ऑफ 1804। बोर्ड में आने वाला ये एक हॉट क्वेश्चन है, यूजुअली नोन एज नेपोलियन कोड, जिसे नेपोलियनिक कोड कहा जाता है। इसमें क्या था भाई? सबसे पहली चीज भाई, क्लर्जीज और नोबैलिटीज ही, उन्हीं के बच्चे ही क्लर्जी और नोबैलिटी बनते थे। ये सुन लो, राजा का बेटा राजा बनता था। डेस्पोटिज्म सबसे पहले नेपोलियन ने इसी खत्म कर दिया। राजा होने के बावजूद इसने प्रिविलेज बाय बर्थ खत्म कर दिया और इक्वालिटी बिफोर द लॉ। अगर क्लर्जी कोई बदतमीजी करेगा तो उसको भी वही सजा मिलेगी जो थर्ड स्टेट का कोई ऑर्डिनरी आदमी, पेजेंट, आर्टिशियन कुछ भी करेगा। एक राजा होकर उसने अरिस्टोक्रेसी या अरिस्टोक्रेसी हो, चाहे आपकी क्लर्जीज हो, नोबैलिटीज हो, सबको एक ही नगाहों से देखा उसने। कॉमन पीपल यही चाहते थे भाई, राइट? इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड प्रिविलेज बाय बर्थ। मतलब प्रिविलेज बाय बर्थ खत्म कर दिया और इक्वालिटी बिफोर लॉ लेके आ गया। एंड राइट टू प्रॉपर्टी, ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। राइट टू प्रॉपर्टी नहीं होता था पहले, कोई भी छीन लेता था, क्लर्जी हो, नोबैलिटी हो, कि जीसस क्राइस्ट के नाम पर ये ज़मीन हमारी होती है। जैसे वक्फ बोर्ड आजकल का केस चल रहा है ना, ज़मीन को लेकर कुछ ऐसे। वक्फ बोर्ड मुस्लिम्स का एक बोर्ड, चल छोड़, जब नहीं पता तो आगे बात करेंगे, इसे कभी तब पढ़ेंगे जब फ्री होने लगे। दिस कोड वॉज एक्सपोर्टेड टू द रीजन्स अंडर फ्रेंच कंट्रोल। अब नेपोलियन ने ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ फ्रांस भी कब्जा किया था भाई, स्विट्जरलैंड भी उसके इलाके में था, उसने कब्जा रखा था, जर्मनी भी उसने कब्जा रखा था, डच रिपब्लिक भी उसने कब्जा रखा था। तो इन सारे इलाकों में, जिन जिन इलाकों में नेपोलियन कंट्रोल करता था, उन सारे इलाकों में अब यही लॉ लागू होगा। कौन सा? इक्वालिटी बिफोर लॉ, प्रिविलेज बाय बर्थ खत्म कर दिए, सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, हर जगह एक ही एडमिनिस्ट्रेशन चलेगा, एक ही रूल रेगुलेशन चलेगा। और सबसे मजेदारी आई पीजेंट्स की। कैसे? पीजेंट्स को फेडरल ड्यूज देने होते थे, फेडरल सिस्टम, फेडरल ड्यूज, टैक्स। पीजेंट्स को सर्फडम भी करना होता था, मैनोरियल ड्यूज भी देने पड़ते थे। ये सब टैक्स है। सर्फडम का मतलब थोड़ा अलग है, इसका मतलब दूसरे के खेत पे काम करना, ये सब करना पड़ता था, सर्फ की तरह काम करना पड़ता था। तो मैनोरियल ड्यूज, सर्फडम, ये सारी चीज़ें खत्म कर दी उसने। और एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन, एडमिनिस्ट्रेशन को सेंट्रलाइज कर दिया। इसका मतलब एक ही रूल हर जगह चलेगा। किन किन इलाकों की बात हो रही है? आई एम नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट फ्रांस, I'm also talking about Switzerland, I'm talking about Germany, I'm talking about Dutch Republic, I'm talking about all these countries. इन सारी जगहों पर नेपोलियन ने एक ही तरीके का क्या किया? लॉ लागू कर दिया। यूनिफॉर्म वेट एंड मेजरमेंट ले आया, चाहे कहीं पर भी हो एक ही वेट और मेजरमेंट चलेगा। गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस खत्म कर दिए। अब गिल्ड रिस्ट्रिक्शन क्या होते थे भाई? मान लो फ्रांस का एक राजा है और जर्मनी भी बदल रही है। अब एक आदमी बोल रहा है कि मैं अपने बिजनेस को एक्सटेंड करना चाहता हूँ और मैं फ्रांस में जाकर भी चीज़ों को बेचना चाहता हूँ, लेकिन यहाँ गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस लगे हुए। इसका मतलब आपको बहुत ही हैवी टैक्स देना होगा। कहाँ जाने के लिए? फ्रांस से जर्मनी जाने के लिए या जर्मनी से फ्रांस जाने के लिए। ये गिल्ड रिस्ट्रिक्शन थे जो हर राजा लगाता था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि दूसरी इलाकों में भी उनके रिसोर्स पहुँचे, और अगर पहुँच भी रहे हैं तो हैवी ड्यूटीज़ या टैक्स लगते थे, जैसे आजकल लगते हैं ना, इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट कस्टम ड्यूटीज़ जो लगती है, कुछ ऐसा ही। आजकल अमेरिका भी मार के रखा हुआ पूरे वर्ल्ड की, और चाइना की तो कुछ ज़्यादा। चलिए, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। देखो, कोई भी चीज़ लाना ले जाना डिपेंड करता है कि ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन कैसा है, और नेपोलियन ने इन्हीं चीज़ों पर काम किया। उसने बहुत ही अच्छा ट्रांसपोर्ट एंड एक्सपोर्ट या ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम बना दिया। अच्छे रोड बना दिए,
अच्छी व्हीकल्स या जो भी सिस्टम था वो बहुत अच्छा कर दिया, इम्प्रूव कर दिया। तो आप देख रहे हैं कि प्रिविलेज बाय बर्थ खत्म कर दिया। नेपोलियन कोड ऑफ 1804, ये याद रखना है, क्वेश्चन सीधा पूछ लेगा कि व्हाट वर द रिफॉर्म्स मेड बाय नेपोलियन इन 1804। तो सबसे पहले तो ये बताना पड़ेगा कि इट इज कॉल्ड एज नेपोलियनिक कोड या सिविल कोड ऑफ 1804, है ना। अब दूसरा पॉइंट क्या लिखोगे, इसमें क्या किया, तो जो सबसे पहले याद आ रहा है, जैसे वेट एंड मेजरमेंट सेम कर दिए, दूसरा यूनिफॉर्म एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ला दिया, तीसरा प्रिविलेज बाय बर्थ खत्म कर दिया, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन अच्छा कर दिया, प्रिविलेज बाय बर्थ खत्म कर दिया, इक्वालिटी बिफोर लॉ लेकर आ गया वो, ठीक है ना, राइट टू प्रॉपर्टी दे दी उसने, सर्फडम खत्म किया, मेनोरियल ड्यूज खत्म किए, फेडरल सिस्टम जो था वो पूरा का पूरा खत्म कर। फेडरल सिस्टम मतलब वही पता है जैसे क्या होता है, तुम बता रहे थे पहले, तुम ही बता। भूल गया क्या होता है। नहीं, फेडरल सिस्टम का मतलब कुछ ऐसा हो गया कि बंधुआ मजदूर वाला था, जहाँ पर प्रॉपर्टी आपकी नहीं है लेकिन आपको वहाँ पर आके क्या करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। सर्फडम में भी यही होता था, बस मेनोरियल ड्यूज में ना आपको टैक्स देने पड़ते हैं, जो आप दूसरे के खेत पे उगा रहे हो, मतलब वो जहाँ पे काम कर रहे हो सिर्फ पहले टैक्स देना होगा। जो क्योंकि मैं तो बोल दूंगा मेरे को 5 किलो अनाज चाहिए, अब मैं 5 किलो अपना ले लूँगा, अब जो भी बच गया उस पर टैक्स देना, कुछ ऐसा टैक्स होता था जिसको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स कहते थे। टीज एंड टैक्स नाइन्थ में पढ़ा था हमने, फर्स्ट पेज राइट पढ़ा था ना, ये सब खत्म कर दिया। नाउ द पॉइंट इज, अब इतना कुछ कर दिया, ट्रांसपोर्ट एक्सपोर्ट कम्युनिकेशन सब बढ़िया कर दिया, है ना, गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस खत्म कर दिए, अब तुम कहीं पर भी जाओ खरीदो बेचो कोई टैक्स नहीं, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं, तो भाई कैसा लगेगा, मतलब जो बिजनेस होंगे, आर्टिशियंस होंगे, बिजनेसमैन होंगे, मजे आ जाएंगे उनके। एग्जैक्टली वैसा ही हुआ कि जो अभी नई नई आज़ादी मिली थी, किनको, पेजेंट्स को, आर्टिशियंस को, वर्कर्स को, न्यू बिजनेसमैन को, उन्हें बड़ा मजा आ रहा था नेपोलियन के राज्य में राज करने में, जीने में मजा आ रहा था। वो नहीं तो वाले उनसे भी ज़्यादा मिलेगी, डेमोक्रेसी भी ज़्यादा, वो तो है ही। तो वही मैं कह रहा हूँ ना कि नेपोलियन देखने में राजा लग रहा है, मोनार्की लग रहा है, लेकिन जो काम कर रहा था वो बड़े ही प्रोग्रेसिव थे, इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा एडवांस थे, डेमोक्रेसी से भी ज़्यादा। तो जो बिजनेसमैन और स्मॉल स्केल जो प्रोड्यूसर्स थे गुड्स के इन पर्टिकुलर, उनको इन यूनिफॉर्म लॉ से बड़ा मज़ा आ रहा था। क्यों? अब मैं यहाँ से 5 किलो ले जा रहा हूँ तो दूसरे इलाके में भी वो 5 ही किलो है, जबकि विश्वास करो पूरे यूरोप में छोटी छोटी प्रिंसिपैलिटीज़, जिसको हम डिस्ट्रिक्ट कह सकते हैं, छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट, इस डिस्ट्रिक्ट से इस डिस्ट्रिक्ट में जाओगे ना, तो यहाँ से तो 5 किलो लेके जाओगे, पता पड़ेगा यहाँ 4 ही किलो है, तो 5 किलो का वजन यहाँ कितना है, और डिस्ट्रिक्ट को बदल जाते थे। एग्जैक्टली इसके लिए हम जर्मन पढ़ेंगे, जल्दी आएगा, हम जर्मनी का एग्जाम्पल लेंगे, न्यूरमबर्ग से हैमबर्ग तक, ठीक है, चलो इसे सुनो पहले। तो जो बिजनेसमैन और स्मॉल स्केल जो प्रोड्यूसर्स थे पर्टिकुलरली, वो बहुत ज़्यादा खुश थे, क्योंकि नेपोलियन ने क्या किया था, यूनिफॉर्म वेट एंड मेजरमेंट जो है वो लागू किया था। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, जब देश एक है, किंगडम एक है, तो करेंसी कितनी होनी चाहिए, एक, एग्जैक्टली। और उसने एक कॉमन नेशनल करेंसी भी लागू करी, जिससे कि बार बार एक्सचेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अब देखो जर्मनी में क्या होता था, जर्मनी में एक प्रिंसिपैलिटी से दूसरे प्रिंसिपैलिटी जाने के लिए एक तो वेट मेजरमेंट अलग, करेंसी भी अलग हुआ करती थी हर जगह की। अगर कोई बंदा टमाटर लेके जा रहा है छठी प्रिंसिपैलिटी में, पहले से छठी में, बार बार वेट मेजरमेंट होगा तो टमाटर कुचलेंगे, दबेंगे, खराब होंगे, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, आप समझ जाओ टाइम कितना लगा। बार बार मेजरमेंट अलग, टैक्स भी देना पड़ रहा है 5%, और सबसे बड़े दुख की बात, करेंसी भी अलग। 100 रुपये का लेके आएगा तो वहाँ पे तो 160 प्लस पहुँच जाएगा वहाँ तक। एग्जैक्टली, क्योंकि 5% टैक्स हो गया, हर जगह 5%, 105 का, और करेंसी भी अलग यार, तो करेंसी एक्सचेंज करने का भी तो देना पड़ेगा उसको कुछ, तो बड़ी आफत थी। नेपोलियन ने जिन इलाकों को जीता उन इलाकों में उसने यूनिफॉर्म मेजरमेंट कर दिया, वेट एंड मेजरमेंट, अब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आप बोलोगे तो सर जब सब अच्छा था, जब सब चंगा चल रहा था, फिर नेपोलियन को क्यों मारा गया 1815 में वाटरलू में? क्या कारण था? देखो हमेशा ना जो अच्छे, जो बुरे लोग होते हैं, हरामी लोग होते हैं, सिर्फ उनके साथ अत्याचार नहीं होता। सिर्फ आजकल दुनिया ऐसी हो गई है कि जो जितना बढ़िया है ना,
वो उतना ही ज़्यादा पिछड़ा है, वो उतना ही ज़्यादा। तो थोड़ा स्मार्ट बनो, चालाक बनो, ये दुनिया ऐसी चल रही है, इसका कोई इलाज नहीं है। तो नेपोलियन इतना अच्छा कर रहा था, तो एक कारण, बस एक ही कारण था जिसकी वजह से नेपोलियन की मौत हुई, या कहूँ नेपोलियन को हेट करना शुरू किया लोगों ने, चाहे वो स्विट्जरलैंड हो, चाहे हॉलैंड हो, चाहे डच इलाका हो, डच रिपब्लिक, चाहे कोई भी, एक कारण था। इवन फ्रांस में भी लोग उसे हेट करने लगे। हाउएवर इन द एरियाज कॉन्कर्ड जो रिएक्शन था वो क्या था? द रिएक्शन ऑफ द लोकल पॉपुलेशन वाज मिक्स्ड। मतलब लोगों का रिएक्शन एक जैसा नहीं था कि बहुत अच्छा कर रहा है, काफी लोग ये भी सोचते थे कि वो गलत कर रहा है। क्यों? इनिशियली इन मैनी प्लेसेस जैसे हॉलैंड और स्विट्जरलैंड हो गया, एज वेल एज इन सर्टेन एरियाज लाइक बेल्जियम मतलब ब्रुसेल्स, मेंस, मिलान एंड वॉर्सो मतलब पोलैंड, द फ्रेंच आर्मीज वर वेलकम्ड एज हार्बिंगर ऑफ लिबर्टी। मैंने बताया ना कि उन्हें कैसे वेलकम किया जाता था कि जैसे यही हमें क्या दिलाएंगे, आज़ादी दिलाएंगे, ऐसे करके पहले वेलकम किया जाता था। बट ये जो इनिशियल एंथुसियाज्म था सून टर्न टू हॉस्टाइल, लेकिन आगे जाकर यही कैसा कन्वर्ट हो गया? बहुत गुस्से में कन्वर्ट हो गया। अब आप बोलोगे सर ऐसा क्या कर दिया नेपोलियन ने कि लोग अब उसे हेट करने लगे? इनिशियल एंथुसियाज्म धीरे धीरे खत्म हो गया। पॉइंट नंबर 1, इसने टैक्स बढ़ा दिया, क्योंकि ज़्यादा आर्मी चाहिए तो ज़्यादा खिलाना पड़ेगा, और ज़्यादा खिलाना होगा तो ज़्यादा पैसा चाहिए, ज़्यादा इलाके जीतने होंगे तो ज़्यादा आर्मी चाहिए होगी, ज़्यादा आर्मी चाहिए होगी तो ज़्यादा पैसा, और ज़्यादा पैसा चाहिए तो ज़्यादा टैक्स, मतलब टैक्स। तो सबसे पहली चीज़ उसने क्या करी? टैक्स। दूसरा, उसने सेंसरशिप लगा दी। लास्ट पॉइंट है, इतने पढ़ेंगे। अगला चीज़ उसने क्या किया? सेंसरशिप लगा दी। सेंसरशिप का मतलब क्या हुआ? हाँ, उसने ये बोल दिया कि मेरे खिलाफ, राजा के खिलाफ, उसके एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ कोई कुछ नहीं बोलेगा। तो जितने भी बुक्स पब्लिश होती थी, न्यूज़पेपर्स पब्लिश होते थे, जितने भी मैगजीन छपती थी, उन सब पे उसने रोक लगा दी कि राजा के खिलाफ कुछ नहीं बोला जाएगा। और आखिरी पॉइंट, उसने फोर्स कॉन्स्क्रिप्शन किया, मतलब जबरदस्ती उसने जिन इलाकों में जीता था उन इलाके के लोगों को जबरदस्ती अपनी आर्मी में ये क्या कर रहा था? रिक्रूट कर रहा था उनके विल के खिलाफ, क्योंकि उसे यूरोप की और कंट्रीज भी जीतनी थी। तो अगर हम बात करें फ्रांस की, हम बात करें हॉलैंड की, स्विट्जरलैंड की, मेज, मिलान एंड वॉर्सो, इन सब की, इन इलाकों में लोगों का रिएक्शन मिक्स इसलिए था क्योंकि उनकी पॉलिटिकल आज़ादी छिन गई थी। इनकी क्या छिन गई थी? पॉलिटिकल आज़ादी छिन गई थी, क्योंकि वो अब पावर में नहीं आ सकते थे क्योंकि राजा था। ऊपर से टैक्स बढ़ा दिए थे, ऊपर से फोर्स कॉन्स्क्रिप्शन किया गया, जबरदस्ती उनको क्या किया गया? भर्ती किया गया, है ना। और बाकी यूरोप क्यों डर रहा था? बाकी यूरोप क्यों गुस्से में था? क्योंकि ये वो सारी चीज़ें दूसरे इलाकों को जीतने के लिए कर रहा था। तो अगर कोई क्वेश्चन पूछे कि ये लोग रशिया, प्रुशिया, ऑस्ट्रिया, ब्रिटेन क्यों नेपोलियन को हराने के लिए एकजुट हुए? क्योंकि उन्हें डर था कि जिस तरीके से नेपोलियन आगे बढ़ रहा है, जिस तरीके से इलाकों को जीत रहा है, इनका नंबर ही आएगा। एक तो नेपोलियन ने टैक्स बढ़ा दिया, हो गया कर दिया, फोर्स कॉन्स्क्रिप्शन किया, टैक्स बढ़ा दिया और पॉलिटिकल फ्रीडम छीन ली, सेंसरशिप लगा दी। ये चारों पॉलिटिकल फ्रीडम मतलब क्या? जैसे जब नेशनल असेंबली थी फ्रांस में, तब इलेक्शंस होते थे। जब नेशनल असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था तो इलेक्शंस होते थे। हाँ। उसका मतलब कौन चुनता था? जो प्रॉपर्टीड मैन थे, 21 साल से 21 या 25 साल से ऊपर रहे और जिनके पास प्रॉपर्टी है, वो देते थे ना। अब राजा आ गया है, तो क्या वो पार्लियामेंट को, क्या वो फिर पॉलिटिकल पार्टीज को या जकोबिन्स क्लब को रहने देगा? इन सबको कोई मतलब नहीं, सेंसरशिप लगा देगा ना सबको, सबको इलीगल घोषित कर देगा। तो क्या इन लोग की जलेगी या नहीं जलेगी? ओके, उनकी तो पावर छिन गई ना। और हर आदमी किसके पीछे भाग रहा है? पैसा और पावर। तो सीधी बात है, मेजॉरिटी तो नहीं, लेकिन ये कुछ लीडर्स थे जिनके हाथ से सब छिन गया, अब वो दुखी होंगे। और इस बात का मतलब हो गया, ये तो हर जगह था। हॉलैंड हो वहाँ था, स्विट्जरलैंड हो वहाँ था, डच रिपब्लिक हो वहाँ था, पोलैंड हो वहाँ था, बेल्जियम हो वहाँ था। हर जगह ये प्रॉब्लम तो थी, क्योंकि वहाँ पर हर जगह पॉलिटिकल पार्टीज थी, हर जगह जकोबिन्स क्लब बने गए थे। अब जैसे ही राजा आया, जिन जिन इलाकों को जीता उन इलाकों में उसने अपना रूल करा दिया और सारी चीज़ें सेंसरशिप। अब कोई भी क्लब नहीं हो सकता,
विमेंस क्लब भी थे, विमेंस 60 क्लब था, वो भी नहीं, 60 क्लब्स थे विमेन के, वो भी नहीं हो सकते थे, सब इलीगल कर दिए। तो इन लोगों को खुजली हुई, इन लोगों ने फिर सपोर्ट लिया 4 कंट्रीज का। राइमिंग है, याद कर लेना, रशिया, प्रूशिया, ऑस्ट्रिया एंड ब्रिटेन। रशिया, प्रूशिया, ऑस्ट्रिया एंड, ठीक है ना? चलो आज इतना ही रखेंगे। नहीं, राइमिंग है रशिया, प्रूशिया, ऑस्ट्रिया और आखिरी बचता है ब्रिटेन, क्योंकि कहाँ लड़ाई होगी, इंग्लैंड और ब्रिटेन तो होगा ही होगा। इंग्लैंड मतलब इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉट एंड आयरलैंड मिलकर ही ब्रिटेन। हम्म।